नमस्कार दोस्तों, प्रीवियस नोट्स में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। हम आर्टिकल 14 के आज केस लॉ नंबर 2 पर चलते हैं और डिस्कस करेंगे चरणजीत लॉ चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1951 का केस था। इसमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन किया गया। ये आर्टिकल 31 यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी जो अब नहीं है उसको भी एक्सप्लेन करता है और उस पर भी इस पर क्वेश्चन उठा था। क्या है केस लॉ, डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 14 हम बता देते हैं कि आर्टिकल 14 कहता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब बैकग्राउंड जानते हैं इस केस का क्या है। देखिए, एक मिल थी, शुगर मिल, वो बंद कर दी गई थी। मिल के शेयर होल्डर कह सकते हैं या फिर जो उस कंपनी की देखरेख कर रहे थे ड्यू टू मिसमैनेजमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंपनी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने उस पर्टिकुलर मिल को रेगुलेट करने के लिए एक सेंट्रल एक्ट जो है एनेक्ट किया। अब इससे क्या हुआ कि इस एक्ट को, क्योंकि ये एक्ट जो है वो सिर्फ इसी मिल को, आप कह सकते हैं सिर्फ इस मिल को रेगुलेट करने के लिए पास किया गया था, तो शेयर होल्डर ने डेफिनेटली इसे चैलेंज करना ही था कि आपने ये एक्ट सिर्फ हमारी मिल के लिए क्यों बनाया है। तो अभी क्वेश्चन उठा कि क्या ये एक्ट जो है जो गवर्नमेंट ने बनाया है वो फंडामेंटल राइट ऑफ द शेयर होल्डर को वोलेट करता है या नहीं, और आर्टिकल 31 को भी ये वोलेट करता है या नहीं, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था जो ऑब्सोल्यूट हो गया है अब, और राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये सारे ग्राउंड दिए गए कि ये सब वोलेट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को और ये मेंटेनेबल नहीं है। अब क्या हुआ कि क्वेश्चन उठा जो हमने डिस्कस किया कि 31 को आर्टिकल 14, आर्टिकल 19(1) क्लॉज 5 ये सब के सब चैलेंज किए गए शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी के द्वारा। अब क्या हुआ, अब आते हैं मेन मुद्दे पर। अब कोर्ट ने कहा कि प्रिजम्पशन इज ऑलवेज इन द फेवर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द एनेक्टमेंट, यानी कि सबसे पहले तो कोर्ट ने कहा कि जो ये एक्ट बनाया गया है सिर्फ इस पर्टिकुलर मिल को देखने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, ये सही है। और प्रिजम्पशन हमेशा यही मानी जाएगी, यानी कि ये प्रिज्यूम किया जाएगा, ये माना जाएगा कि लेजिस्लेशन ने जो एक्ट बनाया है वो सही है। ये 1951 का केस हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके आगे बहुत सारे चेंजेस हुए थे, लेकिन तब का सिनेरियो यही था कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन ने लॉ बनाया है तो ये प्रिज्यूम किया जाता था वो सही है, और अगर कोई पर्सन उसे चैलेंज करता है तो ये उसकी ओनर्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर है। और सेकंड पॉइंट था कि प्रिजम्पशन मे बी रिफ्यूटेड बाय शोइंग दैट देयर इज नो प्रॉपर और रीजनेबल क्लासिफिकेशन। अब ये जो प्रिजम्पशन है ये हम रिफ्यूट कर सकते हैं अगर ये दिखाया जाए कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं की गई थी। यानी कि देखिए, हमने केस लॉ 1 में डिटेल में डिस्कस किया है कि आर्टिकल 14 में मेन पॉइंट क्या है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज पहले उस वीडियो को गो थ्रू कर लीजिए। हमने क्रक्स डिस्कस किया था आर्टिकल 14 का। अब देखिए, इस केस में ये था कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन जो हमने डिस्कस किया था, अगर रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है किसी भी एक्ट में, आर्बिट्रेरीनेस है, यानी कि बिना किसी रीजन के बगैर किसी पर्टिकुलर चीज को क्लासिफाई कर दिया गया है या फिर अलग कर दिया गया है, उसमें गवर्नमेंट की आर्बिट्रेरीनेस दिखती है, तो ही उस एक्ट को रिफ्यूट किया जाएगा। अदरवाइज प्रिजम्पशन नहीं मानी जाएगी कि जो एक्ट पास किया गया है वो सही है। तीसरा था प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी डजंट मीन लॉ मस्ट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यानी कि आर्टिकल 14 में जो राइट टू इक्वालिटी है इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक लॉ की एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन होगी। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, पर्टिकुलर किसी चीज के लिए जहां पे इनइक्वालिटी लगती हो लेकिन रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो, उन चीजों पर लॉ बनाए जा सकते हैं। उन केसेस में ये नहीं कहा जा सकता कि ये हमारी राइट टू इक्वालिटी का हनन है। अब नेक्स्ट था प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी गिव्स द स्टेट द पावर टू क्लासिफाई पर्सन फॉर लेजिटिमेट पर्पस। वही बात जो हमने डिस्कस की कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी जो है पावर देती है स्टेट को ताकि लेजिटिमेट पर्पस के लिए वो क्लासिफाई कर सके पर्सन को, यानी कि जैसे रिजर्वेशन का केस हमें मालूम है
रीजनेबल ग्राउंड है उसके पीछे, रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, और उन्होंने क्लासिफाई किया हुआ है पर्सन को। यहाँ पे पर्सन ही नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज को क्लासिफाई करती है अगर गवर्नमेंट, उसके पीछे क्या होना चाहिए, एक रीजन होना चाहिए, रीजनेबल क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, तभी जो है वो पर्टिकुलर एक्ट जो है, या कोई भी एक्ट हो, नोटिफिकेशन हो, या कुछ भी हो जो स्टेट पास करती है, वो माना जाएगा। अदरवाइज अगर रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। ये सब पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। और क्लासिफिकेशन मस्ट बी रीजनेबल एंड मस्ट हैव रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट सोट टू बी अटेन्ड। और लास्ट पॉइंट ये कहा गया था कि जो क्लासिफिकेशन है वो एक रिलेशन में होनी चाहिए, जो हम ऑब्जेक्ट अटेन करना चाह रहे हैं वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन का उससे कुछ ना कुछ लिंकेज होना चाहिए। ये नहीं है हमने रीजनेबल क्लासिफिकेशन तो कर ली है, लेकिन जो हम ऑब्जेक्ट अटेन करना चाहते हैं उस पर कोई लिंक ही नहीं हो रहा है उस रीजनेबल क्लासिफिकेशन का। तो ये सब डिस्कस किया गया था इस केस लॉ में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी हेल्प मिली है इस वीडियो से तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। लाइक जस्ट एक मोटिवेशन देता है कि हाँ हमें और भी वीडियोस बनानी है, नथिंग एल्स। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय फॉर नाउ।